हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नोट्स कॉर्नर। आई होप यू आर ऑल गुड। क्या कोई ऐसा कानून है जो पूरे संसार पर और हर पर्सन पर इक्वली अप्लाई होता हो, चाहे वो सरकार ने बनाया हो या किसी और ने? तो इसका आंसर है हाँ। इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉ। ठीक है, आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचुरल लॉ स्कूल इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नेचुरल लॉ क्या है? ये वो कानून है जो नेचर, भगवान या रीजन से आता है। ठीक है, इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे मॉरल लॉ, डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ नेचर, अनरिटन लॉ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, चोरी करना या किसी की जान लेना गलत है। ये बात किसी बुक में लिखी हो या ना लिखी हो, मगर जो हमारी कंसाइंस है इसे गलत मानती है, इसे हम नेचुरल लॉ कहते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल के 4 मेन पीरियड्स हैं। फर्स्ट एशियन पीरियड, सेकंड मिडिवल पीरियड, थर्ड रेनेसांस पीरियड, फोर्थ रिवाइवल पीरियड। ठीक है, आज हम इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। एशियन पीरियड देखते हैं सबसे पहले। एशियन पीरियड क्या है? एशियन पीरियड को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर, सेकंड रोमन फिलोसोफर्स। ग्रीक फिलोसोफर में आते हैं हेराक्लाइटस, सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल। ठीक है, हेराक्लाइटस की फिलोसफी पहले पढ़ते हैं क्या है। ये पहले ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने नेचर के कंसेप्ट को समझाया। इन्होंने नेचुरल लॉ के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, डेस्टिनी, ऑर्डर और रीजन। इनका कहना था कि नेचर कोई बिखरा हुआ ढेर नहीं है, बल्कि हर चीज एक डिफाइन ऑर्डर है और एक रिलेशन में जुड़ी हुई है। ठीक है, जब इन्होंने देखा कि छोटे छोटे शहरों में कानून सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए है और जो पावरफुल लोग हैं वो जो आम जनता है उनका फायदा उठा रहे हैं, तब इन्होंने कहा कि एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल होना चाहिए जो सबके लिए इक्वल हो और पीस बनाए रखे। ठीक है, ये थी इनकी फिलोसफी। अब सोक्रेट्स की फिलोसफी देखते हैं। ये सच और मोरल वैल्यूज पर ज्यादा जोर देते थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंसान के अंदर एक इंसाइट होती है जिसे वो अपने अच्छे और बुरे का फर्क कर सकता है। ठीक है, मतलब वो पर्सन के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अपने अच्छे और बुरा देख सके। ठीक है, उसका सबसे बड़ा मंत्र है वर्च्यू इज नॉलेज। इन्होंने जस्टिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लीगल जस्टिस और नेचुरल जस्टिस। ठीक है, लीगल जस्टिस जो अलग अलग जगह के स्टैट्यूटरी कानून के हिसाब से बदल सकती है, नेचुरल जस्टिस जो यूनिवर्सल होती है, जो बदला नहीं जा सकता। ठीक है, और सब पर अप्लाई होती है। इन्होंने पॉजिटिव लॉ की अथॉरिटी को माना, पर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए नेचुरल लॉ को भी जरूरी बताया। आगे देखते हैं प्लेटो। इन्होंने सोक्रेट्स की फिलोसफी को आगे बढ़ाकर आइडल स्टेट का कंसेप्ट दिया। उनका मानना था कि जस्टिस तब मिल सकती है जब मैन के लाइफ को रीजनिंग और विजडम से कंट्रोल किया जाए। इन्होंने कहा कि एक इंटेलिजेंट और वर्थी पर्सन ही किंग होना चाहिए। साथ ही इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर पर भी जोर दिया कि हर इंसान को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना काम करना चाहिए। प्लेटो का मेन था कि इन्होंने आइडल स्टेट पर अपनी फिलोसफी दी। ठीक है, आगे अरिस्टोटल है। इन्होंने नेचुरल स्कूल की एक ज्यादा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन दी। इन्होंने कहा कि इंसान नेचर का हिस्सा है। वो 2 तरीके से है, पहले वो भगवान की क्रिएशन है। ठीक है, और दूसरा उसके पास सोचने की शक्ति है कि वो अपने एक्शंस पर कंट्रोल कर सके। इन्होंने नेचुरल लॉ को डिफाइन करते हुए कहा कि ये एक ऐसा कानून है जो बिना किसी टाइम और प्लेस के लिमिटेशन के हर जगह यूनिवर्सली वैलिड हो। ठीक है, उनका मानना था कि अगर पॉजिटिव लॉ नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल के खिलाफ है तो उसे बदल देना चाहिए। ये थे हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स। अब आगे देखते हैं रोमन फिलोसोफर। रोमन फिलोसोफर्स ने नेचुरल लॉ को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं रखा, बल्कि अपने लीगल सिस्टम में प्रैक्टिकली रूप से उतारा। ठीक है, ये जो थे इन्होंने अपने लॉस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट जस्ट सिविल, सेकंड जस्ट जेनिटम, थर्ड जस्ट नेचुरल। इसके 2 फिलोसोफर हैं, सिसरो और यूलिपियन। सिसरो ने ये बोला कि एक बहुत ही बड़े रोमन लॉयर थे और स्टेटमैन थे। ठीक है, उनका मानना था कि नेचर और रीजन ही यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत है। इन्होंने कहा कि गॉड ने जो कानून इंसान को दिए हैं वही पूरे मैनकाइंड पर अप्लाई होते हैं और वही पूरी कलेक्टिव वेलबींग के लिए जरूरी है। ठीक है, और यूलिपियन का कहना था, इन्होंने नेचुरल लॉ को इस तरह डिफाइन किया कि ये सिर्फ पर्सन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर लिविंग क्रिएचर पर इक्वली अप्लाई होते हैं। उनका मानना है कि नेचुरल लॉ के सामने सारे जो हैं पर्सन वो सब इक्वल हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मिडिवल पीरियड की। ठीक है, ये वो दौर है जब रिलीजन और चर्च का बोलबाला था। ठीक है, इन्होंने कहा कि डिवाइन लॉ सबसे ऊपर है और जितने भी मैन मेड लॉज हैं वो सब इसके अंडर आते हैं। ठीक है, इस दौर में 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल थे, यूनिटी और सुप्रीमेसी ऑफ डिवाइन लॉ। इसके फिलोसोफर हैं थॉमस एक्विनेस। इस पीरियड के सबसे बड़े थिंकर थे ये। इन्होंने कहा कि इंसान अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सकता है, पर वो कुछ बेसिक इंपल्सिव से बंधा है, जैसे
सेल्फ प्रिजर्वेशन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, उन्होंने लॉ को मेन 4 कैटेगरीज में बांटा, लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ। उनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट था कि अगर ह्यूमन लॉ नेचुरल लॉ के खिलाफ है तो वो कानून कानून नहीं है, पर सोसाइटी में शांति के लिए उसे तब तक बर्दाश्त किया जा सकता है जब तक वो ज्यादा नुकसान ना करे। ठीक है, ये था हमारा मिडिवल पीरियड। अब देखते हैं रिनेसेंस पीरियड। इस पीरियड में एक नया बदलाव आया। साइंस और नई डिस्कवरीज ने पुराने रिलीजियस बिलीफ को तोड़ दिया। अब फोकस रिलीजन से हटकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आ गया। इसके दो मेन फिलोसोफर्स हैं, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक। थर्ड है रूसो। थॉमस हॉब्स जो है, इन्होंने बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले इंसान की लाइफ बहुत ही बुरी और डरावनी थी, जहां सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस डर से निकलने के लिए लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और अपनी सारी पावर एक सॉवरेन को दे दी ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, हॉब्स ने सॉवरेन की एब्सोल्यूट अथॉरिटी को सपोर्ट किया। आगे देखते हैं जॉन लॉक। लॉक का सोचना था थोड़ा अलग। ठीक है, इन्होंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले की लाइफ अच्छी थी, पर वहां प्रॉपर्टी और राइट्स की सेफ्टी नहीं थी, इसलिए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट बनाया, अपने इंडिविजुअल लिबर्टी और प्रॉपर्टी के राइट्स अपने पास ही रखे। अगर स्टेट इन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता तो जनता को बदलाव करने का हक है। ठीक है, आगे देखते हैं रूसो। इन्होंने जर्नल बिल का कंसेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि इंसान हैप्पी और फ्री पैदा हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो स्टेट बनाता है उसे जनता की जनरल विल के हिसाब से चलना चाहिए। आगे आ जाता है रिवाइवल पीरियड ऑफ नेचुरल लॉ। 19th सेंचुरी में खत्म होने के बाद 20th सेंचुरी के एंड तक नेचुरल लॉ का एक रिवाइवल हुआ, क्योंकि लोगों को समझ आया कि बिना मोरालिटी के कानून डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है, जैसे इसके फिलोसोफर्स थे चैमलर। इन्होंने नई शुरुआत ने कहा कि नेचुरल लॉ जस्ट लॉ की सबसे बड़ी एक्सप्रेशन है। इन्होंने 2 प्रिंसिपल दिए, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पेक्ट और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। उनका सबसे अलग कंसेप्ट था नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट। उनका कहना था कि नेचुरल लॉ का मकसद फिक्स है, पर अलग अलग टाइम और हालात के हिसाब से उनके अंदर का कंटेंट बदल सकता है ताकि वो सोसाइटी को यूनिफाई कर सके। सो ये थी आज की वीडियो हमारी नेचुरल लॉ स्कूल के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।